हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे और आप लोग का रिक्वायरमेंट था कि सर ऑब्जेक्टिव भी बताइए। और मेरे ख्याल से बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है, इसलिए ज़रूरी है। ध्यान से पढ़िए। लेकिन आपको पहले से भी बता दिए हैं, क्लास में भी बताए हैं कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपका थ्योरी बढ़िया होना चाहिए। तो आपको पता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको 13 वीडियो अपलोड किया गया है यूट्यूब पर। उसको ध्यान से सब अगर पढ़े होंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव लगभग यूं ही बन जाएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब आपने वीडियो को अच्छे से अध्ययन नहीं किया है। उसको आप बढ़िया से अध्ययन कीजिए, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्टिव आराम से सॉल्व होगा। तो आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप बनाइए। उसके बाद फिर हम हालांकि अभी इसको बताएंगे, लेकिन आप बना करके फिर बाद में इससे चेक कर लीजिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप से बना प्रतिबिंब होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, आपको याद होगा सिंपल माइक्रोस्कोप एक उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह तब कार्य करता है जब इसके फोकस के अंदर वस्तु को रखा जाता है। जब कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर वस्तु को रखा जाता है तब इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, यहाँ से किरण जाएगी, इधर जितना फोकस उतना ही इधर भी लेंगे तो ये किरण यहाँ से चली जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से इधर आपका आई होगा। या दोनों किरण गेस कीजिए, आगे तो नहीं मिलेगी लेकिन पीछे बढ़ाने पर कहीं एक जगह मिलती हुई प्रतीत होती है। मीन्स दैट ये आपका आभासी प्रतिबिंब बन गया, A' B'। ये हमको बनाने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी बना दिए। आपको यह सब आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का वीडियो में पढ़िएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत सारा सूत्र भी है, बहुत सारा नहीं, 2, 3 या 4 सूत्र है, उससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। तो इसमें ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप से बना प्रतिबिंब होता है, तो साफ दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। सबसे पहले डॉटेड लाइन से बना, मतलब आभासी प्रतिबिंब, और इसकी अपेक्षा सीधा है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। ओके। सेकेंड नंबर देखिए, किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता नली के लंबाई के 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आवर्धन क्षमता। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता m बराबर -VO/UO इंटू 1+D/FE होता है, जो पॉपुलर फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए ज़रा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता m जो है वह नली के लंबाई के, यानी कि सूत्र इसका ऐसा देखना है जिसमें नली का लंबाई हो, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंथ, उसके लिए फार्मूला L में होना ज़रूरी है। तो आपको वीडियो में जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेकेंड लेक्चर क्लास देखिएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सेकेंड लेक्चर क्लास, तो उसमें m बराबर इसके बाद फार्मूला L के फॉर्म में निकाले हैं, जो कि आपका है -L/FO इंटू 1+D/FE। ये आपका है डिस्टिंक्ट विज़न के लिए, मतलब स्पष्ट दर्शन के लिए, और इन्फिनाइट के लिए है m = L/FO इंटू D/FE। यह है डिस्टिंक्ट विज़न के लिए, और यह है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, मतलब ये स्पष्ट दर्शन के लिए है, और ये अनंत पर बने प्रतिबिंब के लिए है।
अब ज़रा दोनों सूत्र में ध्यान से देखिए, ये आवर्धन क्षमता m है और यहाँ L है, जो कि क्वेश्चन आपको कह रहा था किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता नली के लंबाई का, मतलब इस दोनों के बीच रिलेशन देखना है। तो ध्यान से देखिए, इस दोनों के बीच रिलेशन ये यहाँ है और यहाँ ये ऊपर में है, तो ऊपर में जो होता है वह समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल, और नीचे अगर यह रहता तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब ज़रा ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो आवर्धन क्षमता नली के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो साफ है, गलत है, ये नहीं होगा। वर्ग के समानुपाती, समानुपाती तो है लेकिन क्या यहाँ स्क्वायर है? नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। पर निर्भर नहीं करता है, m l पर निर्भर करता है या नहीं? तो साफ दिख रहा है कि m l पर निर्भर करता है। कुछ स्टूडेंट अगर यह फार्मूला नहीं जानेगा, सिर्फ यही जानेगा, तो उसको लगेगा m के फार्मूले में l नहीं है, इसका मतलब है कि m l पर निर्भर नहीं है, तब वो स्टूडेंट इसको टिक करेगा, जो गलत हो जाएगा। इसीलिए फार्मूला सब जानना जरूरी है। तो l के फॉर्म में जो फार्मूला है साफ यहाँ दिख रहा है कि m इस पर निर्भर है। अब देखिए, बढ़ने पर सीधे रूप से बढ़ती है, क्या ऐसा होता है क्या कि l बढ़ेगा तो m भी बढ़ेगा? सही है, ऊपर में जो है इसके बढ़ने से यह बढ़ेगा, लेकिन अगर नीचे वाला रहता तो नीचे वाले के बढ़ने से ये वाला घटता। तो साफ दिख रहा है l के बढ़ने से m बढ़ेगा। जैसे l को कर देते हैं 2l, तो m का जो वैल्यू है, पहले l था, अब यहाँ आ जाएगा 2, तो दोगुना हो जाएगा। 3l कर देंगे तो m का मान इसकी अपेक्षा 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब नली के लंबाई के बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ता है। तो ऑप्शन हो गया, किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता m नली के लंबाई के बढ़ने से सीधे रूप से बढ़ता है। आपका आंसर सही हो जाएगा डी। ओके, अब देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन। जब माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता, तो यह दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसीलिए हम लिख दिए। जब माइक्रोस्कोप के नली का लंबाई बढ़ाई जाती है, मतलब नली का लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन ए सही है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में केवल ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा किसी ऑब्जेक्ट वस्तु का बना इमेज प्रतिबिंब होता है। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में केवल ऑब्जेक्टिव, आपको पता है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 तरह का लेंस है। एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आँख के पास, और एक है ऑब्जेक्ट के पास। याद होगा आप लोग को बताए थे वीडियो, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सेकंड लेक्चर क्लास को देखिएगा, उसमें स्पष्ट रूप से सब कुछ बताए हुए हैं। आँख के पास लेंस बड़ा होता है और जिधर ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के पास लेंस छोटा होता है, यानी ऑब्जेक्टिव छोटा और आईपीस बड़ा। ऑब्जेक्टिव छोटा, आईपीस बड़ा, एक ट्रिक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा किसको देखते हैं? बहुत ही छोटे वस्तुओं को, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा जो वस्तु होगा उसको देखते हैं। तो बहुत छोटा वस्तु को देखने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा, मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा और आईपीस बड़ा, आईपीस नेत्रिका। तो ये छोटा और ये बड़ा, इसका फोकस दूरी कम, द्वारक कम, इसका फोकस दूरी ज़्यादा, द्वारक ज़्यादा, ये सब भी ऑब्जेक्टिव है। अब इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ये सब तुरंत बन गया होगा आप लोग से ऑब्जेक्टिव। जो लोग थोड़ा सा भूल गए हैं तो याद आ जाएगा अभी। देखिए, ये था आपका ऑब्जेक्टिव, O4 ऑब्जेक्टिव रहने दीजिए, ये E4 आई पीस, आपको याद होगा। इसका फोकस FO दिखाते थे, ऑब्जेक्टिव के लिए FO, इधर FO डैश। इसके फोकस के बाहर वस्तु रखते थे,
फोकस के अंदर क्यों नहीं? क्योंकि फोकस के अंदर जैसे रखिएगा तो यही सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाएगा, तब इस लेंस का काम नहीं होगा। इसीलिए वस्तु जब भी रखेंगे फोकस के बाहर। फोकस के बाहर जब वस्तु ए बी रखें तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता था, इससे बड़ा। अब कैसे बनता था तो आप सेकेंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सेकेंड लेक्चर क्लास देखिए, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका वस्तु ए बी का ऑब्जेक्टिव द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। पूछ भी रहा है वही ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदृश्यक, तो अभिदृश्यक द्वारा बना वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, यानी इसके द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए कौन सबसे पहले वास्तविक या काल्पनिक, तो आपको बता दें ये इधर से किरण ऐसे आती है तो ये डॉटेड लाइन वाला नहीं है, सीधा मिलान हुआ है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक उल्टा और इससे बड़ा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, वास्तविक उल्टा और बड़ा। क्लियर? अब आइए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अंतिम प्रतिबिंब होता है। अब ये देखिए माइक्रोस्कोप से चले गए टेलीस्कोप में। अब आप आइए टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप में हम लोग पढ़े हैं, टेलीस्कोप अलग अलग तरह का है, 5 टेलीस्कोप है टोटल, लेकिन सबका काम वही है, दूर के वस्तुओं का प्रतिबिंब नज़दीक में बनाना। और दूर में तो बहुत बड़ा वस्तु होता है, तो सीधा गप है कि जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता था, टेलीस्कोप में भी 2 लेंस ही होता है, लेकिन सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये छोटा ऑब्जेक्ट की तरफ छोटा, आई पीस आँख के पास का बड़ा, लेकिन जब दूर का वस्तु बड़ा है तो इधर बड़ा लगाना पड़ेगा लेंस, तो ऑब्जेक्टिव बड़ा और आई पीस छोटा। ध्यान से समझिएगा, ट्रिक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये छोटा ऑब्जेक्ट की तरफ छोटा, आँख के पास बड़ा, लेकिन यही जब टेलीस्कोप में आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा होगा तो यानी कि ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी और द्वारक अधिक और आईपीस का फोकस दूरी और द्वारक कम, ये भी ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अंतिम प्रतिबिंब होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पूछ रहा है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऐसा था, बड़ा लेंस यहाँ, ये ऑब्जेक्टिव जैसे यहाँ दिए थे तो यहाँ भी दे देंगे ऑब्जेक्टिव, और ये छोटा, इसका नाम आई पीस। इसमें किरण कहाँ से आती थी? अनंत से, अनंत से समांतर किरण लाते थे ऐसे करके, याद कीजिए। समांतर किरण लाए, जहाँ मिलती थी वह इसका फोकस होता था, नाम दे देंगे ए डैश बी डैश एफ ओ, इसका फोकस एफ ओ। अब इसको आगे पीछे करके एडजस्टमेंट करते थे, तो 2 किरण यहाँ से भी, एक यहाँ, थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा, एक किरण यहाँ इस तरह से चली जाती थी और एक किरण इधर से चली जाती थी। अगर यह इसके फोकस पर है तो ये समांतर हो जाती थी, अगर यह ए डैश बी डैश इसके फोकस के अंदर है तो स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर। यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि अनंत पर जो वस्तु है, पहले ऑब्जेक्टिव द्वारा प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, पहले ऑब्जेक्टिव द्वारा प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, वस्तु कहाँ है? अनंत में, अनंत से समांतर किरण आई, ऑब्जेक्टिव द्वारा प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा। अब ये आई पीस, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, वीडियो अगर देखे होंगे लेक्चर वीडियो समझ में आ रहा होगा, आगे पीछे इसको कर सकते हैं। अगर इसका फोकस यहीं रहेगा, इसका फोकस यानी एफ ई यहीं रहेगा, तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा आभासी, अंतिम प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर आभासी। और यह फोकस अगर इधर रहेगा तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा आभासी। मतलब दोनों स्थिति में तो आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। लेकिन ये बताइए प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, किसके द्वारा पूछ रहा है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब। अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? तो पहली बात, डॉटेड लाइन यहाँ पर बढ़ेगा, आभासी, और वस्तु यहाँ कहाँ था? ऊपर में, इस अक्ष के ऊपर था ना, अब बन कहाँ रहा है? नीचे,
तो ऊपर का प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, ऊपर का प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, मतलब उल्टा, आभासी और उल्टा, आभासी और ये सी, आभासी मतलब काल्पनिक और उल्टा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप बड़ा करके इसको बनाइए, उसके बाद चेक कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के वस्तु लेंस और नेत्रिका। वस्तु लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्टिव, और नेत्रिका मतलब आई पीस का फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्रमशः होना आवश्यक। तभी थोड़ा देर पहले आपको बताए कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट की तरफ बड़ा और आई की तरफ छोटा। क्यों ऑब्जेक्ट की तरफ बड़ा? क्योंकि इधर जो है वस्तु बहुत बड़ा होता है, अनंत से किरणें समांतर आती है और अनंत में वस्तु बहुत बड़ा होता है। तो इस तरफ बड़ा यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ बड़ा, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी अधिक और आई पीस का फोकस दूरी कम। तो यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है यानी दूरबीन, दूरबीन का ऑब्जेक्टिव पहले है, आई पीस बाद में। ऑब्जेक्टिव पहले, ऑब्जेक्टिव, आई पीस, ऑब्जेक्टिव का बड़ा यानी अधिक, फोकस दूरी अधिक, और आई पीस का फोकस दूरी कम। अगला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अभिदृश्यक और नेत्रिका। इसी टाइप का क्वेश्चन तो यह भी है, तो इसका आंसर तो ऐसे ही समझिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि ऑब्जेक्टिव के तरफ, ऑब्जेक्ट के तरफ ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा और आई पीस बड़ा। तो ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी कम, आई पीस का फोकस दूरी ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी कम, आई पीस का ज़्यादा। तो कम पहले, अधिक बाद में। एक तरह समझिए ये इसका अरेंजमेंट में अगर देखा जाए एक दूसरे का उल्टा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच महत्तम दूरी होती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच अधिकतम, महत्तम, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? तो ये देखिए यही टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? अनंत में, अनंत से समांतर किरण आती है ऑब्जेक्टिव पर, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आई पीस लेंस, इसके बीच का ये डिस्टेंस होगा। और ये पूछ रहा है महत्तम कब होगा? केवल नेत्रिका के फोकस दूरी के बराबर, यानी केवल अगर नेत्रिका का फोकस दूरी देख लें, इसका फोकस दूरी यहाँ ले लेते हैं, जहाँ इसका फोकस दूरी यहाँ और इसका भी फोकस दूरी यहाँ, दोनों एक ही जगह पर है। एफ ओ एफ ई दोनों एक ही जगह पर है। अब कहिएगा सर क्यों एक ही जगह क्यों करेंगे? तो आपको बता दें, अगर आप एफ ई को इधर लेके जाते हैं तो फिर प्रतिबिंब ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसको दाएं तरफ लेके जाइएगा फिर से इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनने लगेगा। और आप जानते हैं कि हम लोग को आभासी प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो आई के पास ये लेंस है और आई के पास वाले लेंस के द्वारा, आई के पास वाले लेंस के द्वारा हम लोग प्रतिबिंब देखेंगे। और प्रतिबिंब देखने के लिए आभासी प्रतिबिंब होना जरूरी है। और आभासी प्रतिबिंब तब बनेगा जब इसका फोकस दूरी इस ए डैश बी डैश के इस तरफ आ जाए, या नहीं तो कम से कम यहाँ पर, ताकि प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। दो स्थिति, अगर इसका फोकस ए डैश बी डैश के इस तरफ होगा तो इसका प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बनेगा, और अगर इसका फोकस यहाँ होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो मैक्सिमम तभी ना होगा जब इसका फोकस यहाँ पड़े। अब इसका फोकस यहाँ आ जाएगा तो यह फोकस यहाँ तभी आएगा जब इसको सटाएंगे दूरी घट ना जाएगा। अभी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब इस फोकस को अगर अंदर लेके जाएंगे, जैसे इसको इधर सटाइएगा, ये बिंदु यहाँ आ जाएगा और ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ जब आ जाएगा तो ये डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, और हमको छोटा तो पूछता नहीं है, या मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए दोनों का फोकस एक ही जगह होना चाहिए। फाइनली
मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए ऑब्जेक्टिव का फोकस और आईपीस का फोकस एक ही बिंदु पर होगा। तो ऐसे स्थिति में देख लीजिए, इसके लिए फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक FO और इसके लिए यहाँ से यहाँ तक FE। तो चिन्ह परिपाटी से अगर देखें तो इधर से FO प्लस, इधर से FE माइनस, लेकिन आपको पता है यहाँ पर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस में, दूरी में कभी भी ऋणात्मक साइन, निगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना हो तो दोनों को मोड में लिख करके जोड़ दिया जाता है, ताकि माइनस में भी मान आएगा चिन्ह परिपाटी से, साइन कन्वेंशन से माइनस में भी आएगा तो वह मोड उसको प्लस कर देगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा FO प्लस FE, यानी कि अभिदृश्यक और नेत्रिका के फोकस दूरी के योग के बराबर, जोड़, दोनों का एडिशन होगा। तो अभिदृश्यक और नेत्रिका के फोकस दूरियों के योग के बराबर, ये आंसर सही हो गया। सी में है अधिक, नहीं होगा। डी में है कम, वो भी नहीं होगा। यानी मैक्सिमम आपका दोनों के फोकस दूरी का एडिशन, दोनों का फोकल लेंथ को ऐड कर देना। आइए अगले क्वेश्चन में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता, ये सूत्र लिख दिए। सूत्र और भी होता है, लेकिन इसमें ज़रा ऑप्शन को देखिए तो इसमें सिर्फ फोकस दूरी का चर्चा है, फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लगाए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता m, आप ही पहले बता दीजिए ना। ये ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी है O, FO ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी, FE आईपीस का फोकस दूरी, अभिदृश्यक का फोकस दूरी, नेत्रिका का फोकस दूरी। तो यह जितना ज़्यादा होगा यह भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा, इसके घटने से ये बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ 10 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं। अब इसको बढ़ाते जाइए, इसको घटाते जाइए। इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा, इसको घटाते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये उल्टा है। तो इसके बढ़ने से और इसके घटने से, तो अभिदृश्यक का फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका का फोकस दूरी घटाकर, अभिदृश्यक का फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका का फोकस दूरी घटाकर। उसके बाद देखिए, किसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लेंसों का क्षमता, तो पहले किसका दिया हुआ? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 लेंस, तो पहले किसका दिया हुआ है? तो पहले किरण कहाँ पड़ती है, आईपीस पर कि ऑब्जेक्टिव पर? तो ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि अनंत से इन्फिनिटी से जब पैरेलल रे आएगी तो सबसे पहले आपका पड़ेगा ऑब्जेक्टिव पर। तो पहले ऑब्जेक्टिव का क्षमता दिया हुआ है, यानी आप लिख सकते हैं क्षमता पावर PO इक्वल टू लेंस का क्षमता दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, लेंस का क्षमता, ये आवर्धन क्षमता नहीं है, क्षमता है किसका? लेंस का। और लेंस का क्षमता P बराबर, और वह मान डायोप्टर में होता है तो 0.5 डायोप्टर। और बाद में किसका? तो पहले ऑब्जेक्टिव का, बाद में आईपीस का। PE बराबर कितना? 20 डायोप्टर। इसको फोकस दूरी में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र तो यही ना लगाइएगा, तो इसको फोकस दूरी में बदलिए। तो PO के जगह पे आप लिख सकते हैं 100 बाय, या 1/f भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/f इक्वल टू 0.5। f को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 1/0.5 इक्वल टू f। पॉइंट उड़ाइएगा, एक 0 आ जाएगा, ये कटाइएगा 2 बार, यानी कि f इक्वल टू 2 मीटर की सेंटीमीटर। आंसर है मीटर। क्यों? 1/f लगाएं, इसका मतलब f मीटर में। वही 100/f 100/f लगाते तो ये सेंटीमीटर में निकलता। P का फार्मूला अगर 1/f लगाते हैं तो ये मीटर में होगा,
और P इक्वल टू 100/F लगाते हैं तो ये सेंटीमीटर में होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए PE, तो PE को जैसे यहाँ निकाले थे, 1 मिनट, PO था तो FO ये कटाया हुआ है टू FO, और यहाँ 1/FE, यहाँ E है इसीलिए E 20, इसको यहाँ कर दीजिए 1/, कोना कोनी फिर जैसे यहाँ किए थे कोना कोनी बदल सकते हैं, तो FE इक्वल टू हो जाएगा 1/20 मीटर। अब सूत्र लगा दीजिए, M इक्वल टू सूत्र है FO/FE, FO का मान 2/FE का मान 1/20, ये 20 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। आंसर देख लीजिए आपका, ये सही है 40। क्लियर है? अब आइए इसको देखते हैं। किसी टेलीस्कोप के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां, यानी पहले ऑब्जेक्टिव और बाद में आई पीस, तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस का फोकस दूरी, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो FO ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ पहले दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद नेत्रिका आई पीस, तो आई पीस का फोकस दूरी FA कितना, 2 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता पूछ रहा था, M का तो यही सूत्र है FO/FE, ये तो रसगुल्ला सवाल है। FO का मान रखिए 20/2 आ जाएगा 10। अब आइए 12 नंबर में है, सामान्य समायोजन में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लंबाई होगी। तो सिंपल है, तो बताए ही हैं FO + FE। इसमें और उसमें क्या अंतर था, उसमें लैंग्वेज लिखा हुआ था, यहाँ पर आपका लैंग्वेज लिखा हुआ था, और उसमें आपका डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है। तो ये क्लियर है, FO + FE। 13 नंबर देखिए, किसी टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता 20 है, आवर्धन क्षमता M 20, मैग्नीफाइंग पावर, टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है 20, और वस्तु लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव, वस्तु की तरफ जो लेंस है वस्तु लेंस ऑब्जेक्टिव, और नेत्र लेंस, नेत्र के तरफ जो लेंस है नेत्रिका आई पीस, तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का दूरी सामान्य दृष्टि के लिए, सामान्य दृष्टि का मतलब है प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, अनंत में। सामान्य दृष्टि क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि नॉर्मली हम लोग का आँख सामान्य स्थिति में ऐसे ही रहता है, हम लोग सामने देखते हैं, इस पर आई में कोई तरह का परेशानी नहीं होता है। वही किसी चीज़ को देखना होता है तो इसको स्ट्रेस लेते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा तनाव आता है, सिलियरी मसल्स के दबाव बढ़ घट सकता है आँख को ऊपर नीचे करने पर, लेकिन नॉर्मली आप दूर तक वस्तु को देख सकते हैं, मतलब ऐसे हैं, नॉर्मल है, मतलब आराम से देख सकते हैं, कोई स्ट्रेस अंदर नहीं होता है। वही ये सामान्य दृष्टि, नॉर्मल एडजस्टमेंट। उसके लिए फिर से टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर 20 दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव और आई पीस वस्तु लेंस और नेत्र लेंस के बीच का दूरी 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी L का वैल्यू दिया हुआ है, L का वैल्यू 42 सेंटीमीटर। किसके लिए, सामान्य दृष्टि के लिए, और सामान्य दृष्टि के लिए L का फॉर्मूला लगता है FO + FE, मतलब प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, यही स्थिति। ठीक, तो फिर कह रहा है कि दोनों लेंसों की फोकस दूरी, यानी कि दोनों जो लेंस है, दोनों लेंस का फोकल लेंथ क्रमशः, तो पहले ऑब्जेक्टिव का बाद में आई पीस का आपको निकालना है। आइए, तो इस दोनों में से पहले किसी एक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, किसी को भी उठा लीजिए। चलिए M को ही लेते हैं ना, M इक्वल टू सूत्र होता है FO/FE, M का वैल्यू 20 इक्वल टू FO/FE, FO इक्वल टू ये इधर आके गुना हो जाएगा,
तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 20FE हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब L को लेके आइए, अगेन फार्मूला लगेगा L इक्वल टू FO प्लस FE। L का वैल्यू दिया हुआ है 42, FO का मान यहाँ निकाले, इसको रख दीजिए 20FE प्लस FE हो जाएगा आपका 42 इक्वल टू, इसको ऐड कीजिएगा 21FE, तो ये इनटू में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 42/21 इक्वल टू FE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये किसका मान निकला? FE का। और FE का मान यहाँ रख दीजिए तो FO निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट FO इक्वल टू 20 इंटू FE का वैल्यू 40 सेंटीमीटर। तो पहले किसको लिखना है? पहले ऑब्जेक्टिव का लिखना, ऑब्जेक्टिव का 40 सेंटीमीटर फिर 2 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर फिर 2 सेंटीमीटर। देखिए इसका उल्टा यहाँ दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। पहले ऑब्जेक्टिव का 40 सेंटीमीटर फिर आईपीस का 2 सेंटीमीटर। ओके, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आईपीस यानी कि अभिदृश्यक और नेत्रिका का फोकस दूरी क्रमशः पहले किसका? ऑब्जेक्टिव का, फिर किसका? आईपीस का। तो ऑब्जेक्टिव का कितना दिया हुआ है? 60 पहले है, बाद में 5, 60 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ओके, इससे बहुत दूर स्थित वस्तु को इस प्रकार देखा जाता है, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो लगाएंगे, ये छोटा ये बड़ा जो देखेंगे, बहुत दूर स्थित वस्तु को इस प्रकार देखा जाता है कि नेत्रिका से अपवर्तन के बाद इससे बहुत दूर वस्तु को इस प्रकार देखा जाता है कि किरणें नेत्रिका से अपवर्तन के बाद पहले तो इस पर आएगा, उसके बाद नेत्रिका पर आएगा, नेत्रिका पर आने के बाद समांतर हो जाती है। यानी कि पहले किरण इस बहुत दूर वस्तु है, वहाँ से किरण आ रही है, पहले ऑब्जेक्टिव पर पड़ेगा, यहाँ से किरण अंदर आएगी, आईपीस से फिर अपवर्तन होगा, आईपीस से जब अंदर आएगी तो समांतर हो जाती है। समांतर का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। समांतर, यहाँ से समांतर होने का क्या मतलब है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, यानी अनंत का बात कर रहा है ये। ठीक है, यदि अभिदृश्यक पर वस्तु द्वारा बना कोण 2 डिग्री हो, किस पर? अभिदृश्यक पर। तो आपको बता दें ये अभिदृश्यक है और ये नेत्रिका है। अभिदृश्यक पर बना कोण कितना है? यदि अभिदृश्यक पर वस्तु द्वारा, वस्तु अनंत में है, उसके द्वारा अभिदृश्यक पर बना कोण 2 डिग्री है, तो प्रतिबिंब का कोण ये चौड़ा, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब उसके द्वारा यहाँ पर जो कोण बनेगा वही पूछ रहा है। तो यानी ये आपका अल्फ़ा होता है और ये आपका बीटा होता है। ये आपका अल्फ़ा और ये आपका बीटा। वीडियो लेक्चर क्लास देखिएगा तो उसमें समझिएगा। तो m बराबर एक और फार्मूला होता है बीटा बाय अल्फ़ा, बीटा बाय अल्फ़ा। आप वीडियो लेक्चर क्लास देखिए, समझिएगा। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, LHS बराबर RHS बराबर कर दीजिए। तो FO बाय FE, देखिए LHS बराबर है ना, तो RHS भी बराबर होगा। FO बाय FE इक्वल टू बीटा बाय अल्फ़ा। FO 60, FE 5 इक्वल टू बीटा निकालना है बाय अल्फ़ा 2 डिग्री। ये कटाइएगा 12 बार में, यहाँ बचा 1 गुना बीटा, बीटा 12 गुना 2 24, आ गया आंसर 24 डिग्री। ओके, आज की क्लास में हम लोग मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्लास है उसमें हम लोग जितना क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं, इसके आगे ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर हिंदी इंग्लिश में दिक्कत, तो बता दें आपको कि बोलने के क्रम में प्राय हम हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हिंदी ही लिखें, लेकिन लेक्चर क्लास में आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम दोनों चीज़ लिखते हैं।
इसीलिए आप लोग थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। जहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है तो कोशिश करते हैं हम उसको हिंदी में या तो लिख देने का, या तो हम उसको हिंदी में बोल भी देते हैं। इसीलिए आपको बार बार बोले हैं कि जब भी आप क्लास कीजिए, ऑनलाइन क्लास या फिर यूट्यूब का क्लास या फिर और किसी भी ऐप से क्लास करते हैं, तो कॉपी और कलम ले करके बैठिए, ताकि जहाँ पर हम बोलें, मान लिया जाए वहाँ पर आपको छूट रहा है तो थोड़ा सा बैक जाइए, 10 सेकंड 2 बार क्लिक कीजिएगा, 10 सेकंड बैक चल जाइएगा, फिर से सुन के उसको नोट कर लीजिए। ये तरीका है। ओके, फिर मिलते हैं अगले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अगले ऑब्जेक्टिव क्लास में। थैंक यू।